हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस कंप्लीट रिवीजन सीरीज पर्यावरण और पारिस्थितिकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस कंप्लीट एक वीडियो में आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं कंप्लीट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। ठीक है, इसमें पूरा आपका जो महत्वपूर्ण सारा सेशन है उसमें कंप्लीट होगा और किस तरीके से सेशन आगे बढ़ेगा उसको बताने से पहले मैं बता दूँ कि इसमें जो है सामान्य जीएस रैपिड फायर 25,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है। उसमें उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस और उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं छोटे से लेके बड़े, उन सभी का प्रश्नों का इसमें संकलन है और इसमें कंप्लीट वन लाइनर फैक्ट्स के तौर पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक, उसके साथ साथ जब इसको कवर करेंगे तो किस तरीके का अप्रोच होगा, तो अप्रोच पहले मैं आपको समझा दूँ। देखेंगे कि पर्यावरण पारिस्थितिकी है, इसमें चैप्टर वाइज आगे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण का परिचय, ठीक है, उसके साथ पर्यावरण प्रदूषण, जैवमंडल क्या है, पारिस्थितिकी संरचना क्या है, यानी चैप्टर वाइज जो पर्यावरण के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आप चैप्टर कहते हैं, चैप्टर वाइज वहाँ से क्या क्या प्रश्न बने हैं जो प्रीलिम्स में बन सकते हैं, अन्य किसी एग्जाम से बन सकते हैं, वो सारा आपके यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वन्य जीव, वन और वन्य जीव संरक्षण पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। जलवायु परिवर्तन से हर बार प्रश्न रहता है, ग्रीन हाउस गैस और पर्यावरण संगठन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इतने सारे चैप्टर्स को हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका मोस्ट ऑफ द थिंग्स पर्यावरण पारिस्थितिकी का कंप्लीट हो जाएगा। आपको बताते चले कि यूपी पीसीएस में आप देखते हैं कि 20 से 25 प्रश्न, ठीक है, 20 से 25 प्रश्न सीधे सीधे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रहता है और ये पीवाईक्यू का कंप्लीट वन लाइनर आपको करने के बाद से बाकी अन्य चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप अपना थ्योरी पढ़ते रहिएगा, लेकिन इस सेशन को ऐसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें साथियों, मैं बता दूं कि इस क्लास के अंत में कुछ पर्यावरणीय आंदोलन, ये अलग से हालांकि वीडियो पड़ा हुआ है लेकिन इसको हम इसी के साथ कंपाइल करते रहे कि जिसमें जो प्रमुख पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है, साइलेंट वैली, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन, इस तरह के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन है सबको आपको इस वीडियो के लास्ट में कंप्लीट, जैसे सेशन कंप्लीट होगा उसी के साथ आपको एक क्लास इसी में मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं और कैसे आगे बढ़ना है इस सेशन को लेकर। ठीक है, इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके अपने चैप्टर को। उसके बाद से स्टार्ट करने वाले पर्यावरण और पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी को कंप्लीट देखेंगे, इसके आए हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे और वन बाय वन करके चैप्टर वाइज देखेंगे। तो सबसे पहला ही चैप्टर हमारे पास जो आज का है उसको देखेंगे कि पर्यावरण एक परिचय, इससे संबंधित कितने आप तक प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है कि वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है, यानी जो वातावरण है इसकी अवधारणा कैसे निर्भर करती है, तो वातावरणीय अपघटन पर और वातावरण के कुल आयामों पर, इस पर क्या करती है, ये निर्भर करती है। ठीक है, तो वातावरण के बारे में छोटी सी जानकारी। अगला सतत विकास लक्ष्य जो SDG 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो एक लक्ष्य ऐसा है जो अभी 30 तक प्राप्त करने का नहीं है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान क्या है साथियों, अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करेंगे तो ये एक SDG लक्ष्य है जो सतत विकास का लक्ष्य है, जो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट है कि भारत सरकार का पर्यावरण परिरक्षण, ठीक है, संरक्षण का जो अधिनियम पारित किया गया था वो कब पारित किया गया था, तो सन 1986 ईस्वी में। कब, 1986 ईस्वी में पारित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो यहाँ पे प्रश्न है इन सब का आपको क्रक्स शॉर्ट नोट्स अलग से आपको प्रोवाइड करा दिया गया, टेलीग्राम ज्वाइन करके नोट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है जैविक एवं अजैविक, क्या है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है कौन, अपघटक या नियोजक। मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है तो ये वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है आपका वो प्रभावित होता है। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। ये स्टैटिक भी है, तो जब मनाया जाता है तो उस टाइम इसकी थीम भी, जिस वर्ष आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिस टाइम, उस वर्ष का देख के आपको इस वर्ष की थीम भी ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, अगला है प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है, किस लिए दिया जाता है, जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है वो दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए दिया जाता है, यानी इंदिरा गांधी ये भी से रिलेटेड है, उसके पर्यावरण से रिलेटेड है। एक पुरस्कार है ग्लोबल 500, ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, किसके लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। अगला है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है, मैत्रीपूर्ण हो। और ये जो इको मार्क है याद रखिएगा दिया जाना स्टार्ट हुआ था 1991 से। ठीक है, इसको 1991 से दिया जाना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है तो इको मार्क समझ गए, इको पार्क जो मार्क है किन उत्पादों को दिया था, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जो इको फ्रेंडली हो। ठीक है,
उन्हें दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता तथा उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था, तो ई-कॉमर्स को प्रारंभ किया था। और विश्व पर्यावरण सुविधा आरंभ हुआ था, ये कब हुआ था, तो 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट चैप्टर पे आके हम लोग देखेंगे जैवमंडल और बायोम से रिलेटेड है। ठीक है, इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप पूछे गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान देंगे। एक तरफ दिया हुआ है जैवमंडल, एक तरफ दिया है उसकी स्थिति। ठीक है, तो कौन कौन सा है। सिमलीपाल, सिमलीपाल की बात अगर हम करेंगे तो ये कहाँ पर है। सिमलीपाल को अगर हम देखें तो ये स्थित कहाँ है, सिमलीपाल ओडिशा में। ठीक है, इसी तरीके से पंचमढ़ी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में, और नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में। नोकरेक की बात करते हैं मेघालय में। इस तरह के और भी जो भी सारे इंपॉर्टेंट्स हैं उनको आपको नोट करना है। इसी तरीके से दे के राज्य और स्थिति दे के मैच करने के लिए पूछा जाता है, खासकर इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में। घटते उत्पादकता के क्रम में परिवर्तन का सही क्रम है। ठीक है, घटते यानी जो एक परितंत्र है उसका घटता इन सबसे ज़्यादा किस में है, तो मैंग्रोव में। उसके वजह से घास का मैदान, फिर झील और सागर। ठीक है, फिर उसके वजह से क्या है, झील और सागर। तो इस तरीके से इसका क्रम होता है। ये सिंपल सब पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता वाला कौन सा है, तो मैंग्रोव होगा। अगर वहाँ पे ऑप्शन आपको मैंग्रोव दिखे तो मैंग्रोव लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट हो गया। ठीक है, अगला है फिर जैव आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, तो यहाँ भी मिलान करना है। तो मानस का हो जाता है आपका असम। ठीक है, मानस कहाँ पर है, असम में। सुंदरवन देखेंगे पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अब देखिए होता क्या है कि जो PYQ प्रश्न पूछता है, अभी आप देखें ऊपर वाले प्रश्न, तो आपका देखिए ये है यूपी PCS प्री एग्ज़ाम 2021, यूपी PCS प्री एग्ज़ाम 2022। अब क्या है कि यहीं से अगर क्वेश्चन कहा जाए कैसे बना है PYQ से, तो लगेगा कि नहीं PYQ से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन अब यहाँ समझिएगा 2021 में जो आपसे पूछा था अगर PYQ से उसका ऑप्शन को आप अच्छे से पकड़े होते हैं तो नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, इसमें से 2 उठाया है 2022 वाले एग्ज़ाम में, और क्या किया है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके 2 नया अलग से हेड कर दिया है। तो नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो अगर आपको 2 ऑप्शन ये पता होता, ठीक है, तो जहाँ पे आपको ओरिजिनल क्वेश्चन है वहाँ पे आप ये क्वेश्चन को आराम से कर ले गए होते। आई होप सो कि आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ऑप्शन एनालिसिस और जो बूस्टर सीरीज का शॉर्ट नोट्स है वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा इन सब चीज़ों में, PYQ खासकर प्रीलिम्स में। तो जो साथी अभी बूस्टर सीरीज नहीं देखे हैं, जाइए अपडेट पूरी प्लेलिस्ट है उसको फटाफट से देखिए, और PDF उसका टेलीग्राम से ज्वाइन करके उसको PDF ले लीजिए। अंतिम समय में उसको याद है, उसको पॉइंट्स को आप रिवाइज करेंगे, आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उसी नोट से आपको मिल जाने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, SDG से रिलेटेड है। इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि ये एक तरफ विकास लक्ष्य दिया हुआ है, ठीक है, और संबंधित कार्य। तो SDG 10 क्या कहता है, असमानताओं में कमी के बारे में बात करता है। सतत विकास लक्ष्य 10 जो है, 13 जो है जलवायु क्रिया के बारे में बात करता है, और 14 जो है पानी के नीचे जीवन के बारे में बात करता है। 15 के बारे में बात करें तो ज़मीन पर जीवन के बारे में बात करता है। अलग से SDG के बारे में कंप्लीट आपको उस नोट्स में हमने शॉर्ट नोट्स आपको दे दिया है SDG के बारे में, तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका इससे बाहर नहीं होगा। अब तक जो साथी वाली क्लास कर चुके हैं, आप देख रहे होंगे PYQ वाले एनालिसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में सारे प्रश्न आपको वहाँ से जितने भी पढ़ लिएगा वहाँ से आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको आप मिस नहीं कीजिएगा। पादप प्लवक जो है अधिकता में वृद्धि करते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र में। कहाँ पर, लिम्नेटिक क्षेत्र में। और पानी का खुला क्षेत्र क्या होता है, तो वही लिम्नेटिक क्षेत्र होता है। तो समझिए लिम्नेटिक क्षेत्र क्या होता है, जो पानी का खुला क्षेत्र है वही लिम्नेटिक क्षेत्र है, और उसमें जो है पादप प्लवक जो है उसमें क्या करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है कि पोषक स्तर बने होते हैं तो खाद्य श्रृंखला में जीवों से संबंध होने पर, ठीक है, यहाँ पे क्या बनते हैं, पोषक स्तर बनते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। ठीक है, कौन कौन से वो चरण हैं ध्यान दीजिएगा। एक है क्षीणता, ठीक है, आक्रमण, ठीक है, प्रतिस्पर्धा एवं स्थानांतरण। ये क्या है, पारिस्थितिकी के अनुक्रमण के 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, 4 चरण है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है, ये तो सब कोई जानता है। पारिस्थितिकी एवं आप देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें क्या आप सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, तो टैंसले ने, AG टैंसले आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने दिया था। अगला पॉइंट है एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र उपभाग नहीं है, सागरी पारितंत्र का भाग नहीं है। और अगला पॉइंट है वातावरण प्रभावित होता है तो मानव क्रियाओं द्वारा, हम लोग कर चुके हैं। मोनोक्लाइमेक्स, एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो F, ठीक है, FE क्लेमेंट्स ने, ठीक है, क्लेमेंट्स ने आपको ये चीज़ दिया था मोनोक्लाइमेक्स के बारे में। अगला पॉइंट है समुदाय का संयोजन, संगठन का विकास और पर्यावरण संबंधी का अध्ययन को क्या कहते हैं, संघ पारिस्थितिकी कहते हैं।
फिर आगे आपका वही रिपीटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको फिर से प्री 2022 का है और उसके पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ठीक है, ये सतत विकास से संबंधित क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको जो टोटल 17 SDG लक्ष्य हैं वो आपको एकदम रटे होने चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने आपको चीज़ें समझ में आ जाए वहाँ से। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी तो एजी टांसले के द्वारा, किसके द्वारा? एजी टांसले के द्वारा दी गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है, दोनों ऊर्जा का प्रवाह, खनिजों का चक्कर इसमें होता रहता है और आप देखेंगे इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है एक डायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है यहाँ पे। अगला है कि लुटक। ठीक है, लुटिक क्या है? लुटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है तो तालाब। लुटिक पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ये है कि जहाँ पे वाटर जो है आपका फ्लो करे, रुके ना। तो तालाब में क्या होता है? तालाब में आप देखेंगे ये एक रुका हुआ जल स्थिति पारितंत्र है तो लुटिक नहीं होगा ये। ठीक है, जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। और सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी जो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था किसने? अर्नीज नेस ने। ठीक है, अर्नीज नेस ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, फटाफट से देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पारिस्थितिकी नीचे, ठीक है, संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? ग्रीनेल्स ने किया था। किसने? ग्रीनेल्स ने किया था। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो धान का खेत। क्या है? धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। और मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है क्या? कृषि भूमि। ठीक है, मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो कृषि भूमि है। अगला पॉइंट देखेंगे कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था तो नम भूमि। ठीक है, किससे? जो रामसर सम्मेलन है वो क्या है? आर्द्र भूमियों से संबंधित है। किसी आर्द्र वेटलैंड से संबंधित है। और 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन से स्टार्ट हुआ था। अगला पॉइंट है कि वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ठीक है, पारिस्थितिकी के लिए संकट माना जाता है, मित्र नहीं है तो एक यहाँ पे यूकलिप्टिस है। यूकलिप्टिस जो है इसको या तो पारिस्थितिकी का मित्र मत कहिए। ठीक है, मित्र नहीं है, या फिर ये क्या है? जो पर्यावरण संकट है उसके लिए ये यूकलिप्टिस जिम्मेदार है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, सामुद्रिक है। और विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो समुद्री है। ठीक है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करेंगे साथ ही क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। अगला पॉइंट है, पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो पोषण स्तरों की कम संख्या। क्या है? पोषण स्तरों की कम संख्या इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी जैव विविधता बढ़ोतरी के लिए। प्रवाल विरंजक निरंजन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वैश्विक ऊष्मन, यानी जो कोरल ब्लीचिंग होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है रिस्पॉन्सिबल है। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, कब बिगड़ता है? लकड़ी के काटने पे, यानी वनों के कटान से आप देखेंगे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने लगता है। ठीक है, वनों का ज़्यादा कटान है ना, ये क्या है? पारिस्थितिकी डिसबैलेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जैव द्रव्यमान वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है कब? गहरे सागर में। गहरे सागर में आपको क्या होगा? सबसे न्यूनतम मिलेगा। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी स्थायी मित्र विहिता या नारा है चिपको आंदोलन का। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड रहता है? तो पारिस्थितिकी स्थिति का लेकर खासकर पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टर। और झील पारिस्थितिकी पोषक तत्वों के प्रचुरण प्रक्रिया को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है कि झील हो या उस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र हो, उसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों की मात्रा को उसमें इंक्रीज कर जाती है। उसके इंक्रीज करने के साथ उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की डिमांड जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, सारा का सारा पोषण ही ऑक्सीजन ले लेता है तो जिससे वहाँ पे जीव क्या होते हैं? मरने लगते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और उसके पदार्थों का संरक्षण। चौथा चैप्टर यहाँ पे इसके रिलेटेड जो भी पॉइंट उसको देखते हैं फटाफट से। कह रहा है कि इसमें कि वह प्राकृतिक देश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। क्या है ये? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है जिसको जो है जाना जाता है, बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है कि जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध होता है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा समृद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक है। क्या है? तो हरे पौधे उसमें क्या है? उत्पादक हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन में मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। तो जिस तरीके से आप देखेंगे खाद्य फूड श्रृंखला जब बनती है तो उसमें मानव का भी एक जगह पे उसका रोल देखते हैं। तो वो क्या होता है? उस फूड चेन में कई जगह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता के रूप में ये आपको दिखाई
देता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसमें होता है, तो सर्वाहारी में होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, तो कौन निभाता है, वियोजक। ये वियोजक जो है क्या करता है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जो जगत हैं उनके बीच में ये भूमिका, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है कि जलवायु पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला पर स्तर के अनुक्रम में बढ़ता है। तो जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी, ये इनका एक क्रम है। ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस तरीके से क्रम बदल रहा है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, पॉइंट कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं, तो जैव भू रसायन चक्र। क्या कहते हैं, जैव भू रसायन चक्र। कितनी बार ये पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो ऑक्सीजन चक्र में। कहाँ पे, ऑक्सीजन चक्र में जो है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, तो सीधा होगा। कैसा होगा, सदैव सीधा होगा। अधिकतम कुशलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो क्लोरेला। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोरेला का नाम याद रखिए। क्या है क्लोरेला, ये क्या करता है कि जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, परिवर्तित करता है। अगला पॉइंट है कि अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है, तो रबर का पौधा। ठीक है, क्या करता है, रबर का पौधा अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पर्यावरण प्रदूषण पे, किसमें, पर्यावरण प्रदूषण पे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नॉक नी सिंड्रोम से, नॉक सीड सिंड्रोम जो है प्रदूषण के कारण क्या है, तो फ्लोराइड से। क्या है, फ्लोराइड्स के कारण जो है ये सिंड्रोम होता है। और रिंगलमेन स्केल, क्या, रिंगलमेन स्केल का प्रयोग किसका घनत्व मापने के लिए किया जाता है, तो धुएं का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। किसका, धुएं का घनत्व मापने के लिए किया जाता है रिंगलमेन स्केल का प्रयोग। वायु प्रदूषण जो सूचक है क्या है, तो ये लाइकेन हो जाएगा आपका। लाइकेन क्या है, वायु प्रदूषक सूचक है। और वह देश है जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक जो है, प्राकृतिक आर्सेनिक सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल मिलता है, तो बांग्लादेश। कहाँ पे, बांग्लादेश में आपको सबसे ज़्यादा आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलने को मिल जाएगा वहाँ पे। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक होता है जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। जो जितना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये क्या होता है, जल में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा उसकी ये बारे में उसका ये मापक है। और बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। ठीक है, तो कीटनाशक, कीटनाशक क्या है, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। ठीक है, बहुत ही शानदार सेशन है। पर्यावरण में अगर आप देखें, पर्यावरण के बारे में अगर आप देखें, पर्यावरण और इससे वाले सेगमेंट से TPPCS में कभी कभी 20 से 25, कभी कभी 30 क्वेश्चन भी। ठीक है, और आपके इसी तरीके से आरों में 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार यह है, कंप्लीट वीडियो को देखिए। और इसी तरीके से अगर आप अपना वन लाइनर नोट्स भी बना लेते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो पहले से कर रखे हैं उनके लिए रिवीजन का भी काम आएगा, तो फटाफट से रिवीजन के तौर पर वो देख लें। लेकिन इस कंप्लीट सीरीज को आप कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्रदूषण की जांच के लिए। जितना अगर प्रदूषण नहीं होगा तो उस हिसाब से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होगी। जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम बनाया गया 1974 में। इसे ध्यान दीजिएगा साथियों कि इस तरीके से जितने भी रोकथाम नियंत्रक अधिनियम है उन सभी एक लिस्ट बना के अलग से PDF आपको प्रोवाइड कर दी गई है। और उसका एक वीडियो भी पड़ा हुआ है जिसमें आपको कंप्लीट इस तरीके के सारे डेट जो हैं पर्यावरण के आपको एक जगह मिल जाएंगे, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या संबंध नहीं है, तो यूट्रोफिकेशन। क्या है ये, यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है, जबकि ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन जो है इसका मूल स्रोत क्या है, तो वायु प्रदूषण करता है ये। भारत के बड़े नगरों में वो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो परिवहन खंड। क्या है, परिवहन जो है वो सबसे बड़ा क्या है, प्रदूषण का स्रोत देखने को मिलता है। बादल के जो है जल और सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, तो अम्ल वर्षा यानी एसिडी रेन के लिए अगर पूछे आपसे कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और उसके साथ जल। ठीक है, ये क्या होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले जैविक प्रदूषक कौन है, तो आर्सेनिक है। ठीक है, भूमिगत जल में जो प्रदूषण होता है, भूमिगत जल में जो अजैविक प्रदूषण किससे होता है, आर्सेनिक से होता है। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे कि यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा कि अंत में क्या होगा कि जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से जल प्रदूषण होता रहा तो क्या होगा, ऑक्सीजन आपके लिए
अनअवेलेबल हो जाएगा। निम्नीकरण ये ठीक है, डिग्रेडेबल प्रदूषक है तो घरेलू वाहित मल जो है ये क्या होते हैं, डिग्रेडेबल होते हैं। अगला पॉइंट है 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कहलाती है तो क्या कहलाती है, खतरनाक ध्वनि प्रदूषण होता है इसमें। और धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, तो सीता और अशोक का। क्या सीता और अशोक, सीता अशोक की जो वृक्ष है यह क्या करेगा, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष के रूप में जाना जाता है। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण जो है उसका कारण क्या है, तो जेट उड़ान। क्या है, जेट उड़ान से अधिकतम आपको देखेंगे ध्वनि प्रदूषण होता है। और मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहते हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। ठीक है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को। जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या है, तो सीवेज से जो निकलता है वो जैव अपघटनीय प्रदूषक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं तो यूरो नॉर्म्स बनाए जाते हैं। और न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है, तो ये हाइड्रोजन है, जो हम सभी जानते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है, सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। अगला पॉइंट है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा, उर्वरक के अधिक प्रयोग से होगा मृदा, जल तथा वायु प्रदूषण, तीनों होगा एक साथ। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है, 2019 के अनुसार गाजियाबाद है। IQ एयर इंडेक्स के अनुसार 2019 में गाजियाबाद था। स्वचालित वाहनों से निर्वात जो सबसे अविषालु धातु प्रदूषक को क्या है, लेड है। ठीक, और जैव निम्नकरणीय क्या है, फिर वही सीवेज हो जाएगा। प्रदूषण संकेतक का पौधा कौन सा है, तो लाइकेन है। फिर लाइकेन है, 2 जगह लाइकेन है जो वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में काम करता है। तो क्या है, ये वाला पॉइंट आपका लाइकेन हो जाता है। रुधिर वर्षा होती है, रुधिर वर्षा क्या होती है, तो ये इटली में होता है। ब्लड रेनफॉल क्या है, और कहाँ पे होता है, इटली में होता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जा सकता है कैसे, वर्षा द्वारा। अगर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया वायुमंडल में तो वर्षा के द्वारा क्या होता है, बहुत हद तक स्वच्छ किया जा सकता है। अगला पॉइंट है किसी जल में BOD की अधिकतम संकेत देती है कि उसका जल स्तर सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगर उसमें BOD जो है अधिक संकेत दे रही है तो उसका क्या मतलब है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं, तो जैविक मरुस्थल देखेंगे आप दामोदर नदी को। किसको, दामोदर नदी को क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि सुमेलित करना में प्रदूषक है और एक तरफ उसका प्रभाव है। कार्बन मोनोऑक्साइड से आप क्या प्रभावित होगा, लीवर और किडनी को क्षति पहुंचेगी। नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपको सीधे सीधे कैंसर देंगे। और धूल के कण आप क्या होंगे, स्वास्थ्य संबंधी रोग देंगे। शीशा से क्या होगा, केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो चारों पॉइंट याद रखिएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से लीवर, नाइट्रोजन का ऑक्साइड कैंसर, धूल कण से स्वास्थ्य संबंधी होगा, फेफड़े उफड़े की दिक्कत होगी। और शीशा से क्या होगा, केंद्रीय नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सौर ऊर्जा है। इसमें प्रदूषण की नाम मात्र की वो होती है, इसमें कुछ नहीं होगा। NAQI से तात्पर्य क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स यही बताता है कि कौन सा सबसे प्रदूषित शहर है और कौन सा नहीं। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता क्या कहलाती है, यूट्रोफिकेशन। हमें पहले देख चुके हैं कि जब उसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो यूट्रोफिकेशन होता है। और क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बढ़ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कम होने लगता है। क्लियर है। अगला चैप्टर है कि जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन, उससे रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें पहला देखेंगे, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी निकल के आएंगे जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है क्या है, तो धूपगढ़ चोटी कहाँ पे स्थित है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। भारत में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है तो पश्चिमी घाट को, किसको, पश्चिमी घाट को माना जाता है। वह पदार्थ जो जैव निम्नकरणीय है तो ऊन, इसमें से ऊन ऑप्शन दिया होगा तो उसमें से क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन आपका ऊन हो जाएगा। पर्यावरण के लिए जो खतरा है तो ये वृक्ष हम देख चुके हैं, यूकलिप्टिस है। भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है तो भारत में हमारा क्षेत्र कौन सा, भारत में हमारा क्षेत्र है। अगला पॉइंट है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है कौन सा है, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी आप देखेंगे कहाँ पर है ये, तो भारत के आप इस वाले पोर्शन में देखेंगे यहाँ पर केरल, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों के जंक्शन पे वाला नीलगिरी वाला पोर्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण क्या होता है, तो कीटनाशक होता है। क्या होता है, कीटनाशक होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि वह जीव समूह जिसकी सर्वाधिक जैव विविधता होती है तो कवक कौन सा है, कवक है जिसकी सब सर्वाधिक जैव विविधता होती है। अगला पॉइंट है कि जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तो कौन, प्राकृतिक वनों का विनाश जो है आप देखेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक में से एक होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है तो विंध्यन रेंज, ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉट नहीं है। भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है।
ठीक है, पश्चिमी घाट है, ठीक है, सुंडरलैंड वाला क्षेत्र है, और उसके साथ साथ हिमालयन क्षेत्र है, और उसके साथ साथ आपका श्रीलंका भी उसमें थोड़ा सा आ जाता है। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाला हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा? तो पश्चिमी घाट। और सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ पे? वही शांत घाटी में। कहाँ पे? शांत घाटी में पाई जाती है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विलुप्त के संकट के ग्रस्त जो जीव जंतु उनसे संबंधित रेड डाटा बुक। यानी रेड डाटा बुक क्या करता है? इन सबकी क्या करता है? लिस्टिंग करके रखा रहता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? दिसंबर 2002 में। कुछ ऐसे अधिनियम हैं जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, जल प्रदूषण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, टाइगर रिजर्व और वन अधिनियम संरक्षण। इन सबको आप एक जगह पॉइंट करके हमने क्लास में ले लिया है, इसको एक जगह आप डिस्कस करके नोट बना लीजिएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। अगला है जैव विविधता को अधिक संकट है किससे? प्राकृतिक निवास। ये बताएं कि उनके जो वनस्पति विनाश है उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा संकट है। अगला पॉइंट है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण, तो प्राकृतिक आवास का विनाश। और ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो फूलों की घाटी में कहाँ पाया जाता है? फूलों की घाटी में से पाया जाता है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था, तो 2011 से 2020 को घोषित किया गया था। अब यहाँ देखेंगे चैप्टर 7 जो है ग्रीन हाउस गैस और उनका प्रभाव, ठीक है, इससे रिलेटेड ये पर्यावरण का भी चैप्टर है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण पीतल फीका पड़ जाता है, तो कौन सी वो गैस है जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं? ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है? आप देखेंगे कि ये एक ऐसा गैस है जिसकी वजह से इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है क्या पड़ जाता है? पीतल फीका पड़ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। कह रहा है कि हरित गृह गैस नहीं, यानी कौन? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन दिया था उसमें से आप देखेंगे आर्गन क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में आप देखेंगे मेनली तौर पे आप कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, इस तरह की गैसें जो आती हैं इसमें आती हैं। अभी आगे चल को भी देखने को हमको मिलेगा। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उससे कहते हैं, तो उसे कहते हैं जल विभाजक। क्या कहते हैं साथियों? उसको कहते हैं जल विभाजक, उसको कहते हैं, ठीक है। जितना यहाँ पे आपको कराया जा रहा है ध्यान दीजिएगा कि ये यूपीपीसीएस और आरओ के लिए कंप्लीट इतना रहेगा, इनफ इतना आप कीजिए, और उसके साथ अपने आप के जो खुद के नोट्स है उसके ऊपर रिवाइज कर लेंगे। आपका क्वेश्चन इन्वायरमेंट का गलत नहीं होगा, यहीं से घूम फिर के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए पीवाई की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से कीजिएगा, एक एक पॉइंट देखते हुए कीजिएगा। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक होता है क्या? जो धुआं जब आंखों में जलन देने लगता है तो उसमें क्या ऐसा रहता है? तो PN रहता है, पेन रहता है, यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट रहता है। क्या रहता है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट उसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से आँखों में जब धुआं लगता है तो वो जलन पैदा करता है। धान के खेतों में दीमक की बाम्बी से उत्सर्जित होता है, तो कौन सा? मीथेन गैस यहाँ से उत्सर्जित होता है। दोनों जगह से होगा। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम धान के खेत का भी ऑप्शन था, दीमक की बाम्बी भी था, तो आप ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, क्योंकि वहाँ दोनों जगह से आपको मीथेन देखने को मिल जाएगा। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि, यानी जो टेम्परेचर का इंक्रीज है, टेम्परेचर का बढ़ना, तापमान का बढ़ना ही क्या है? हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने तो प्रयत्न के लिए देशों के बीच एक समझौता हुआ है। कौन सा समझौता? बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से रिलेटेड है। जब हम पर्यावरण समझौता बताएंगे उस वाले चैप्टर में इसको कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे इतने याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल में बात की गई है। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है, तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन नहीं है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण परिवर्तित होता है। किस तरीके से परिवर्तित होता है? कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। क्या होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस वृद्धि होती है। कैसे होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। उन फिर के आप देखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे। जी बता दें कि इसी के साथ साथ हमने एक PYQ एनालिसिस करके खुद का हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाया है। क्या? हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाए, जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड करके उसका या तो खुद से नोट्स बना लीजिए या तो प्रिंट आउट लेके पढ़िए। लास्ट टाइम में उसको रिवीजन करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, तो सल्फर
तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये क्या करते हैं, ये तापमान उत्पन्न करने में मदद नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है कि वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन, यानी ग्रीन हाउस गैसों की बात कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन सा, कार्बन डाई और ऑक्साइड जो है और इसके साथ साथ मीथेन जो है ये टॉप क्लास पे हैं किसमें, वैश्विक किसके लिए, तापन के लिए। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगला पॉइंट है वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत क्या है, तो आर्द्र भूमियाँ जो वेटलैंड्स हैं जहाँ पे मीथेन बनती है, देखेंगे वहाँ से। तो क्या होता है वायुमंडल में जो है मीथेन कहाँ से उत्सर्जित होता है, आर्द्र भूमियों से उत्सर्जित होता है। अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके द्वारा क्या होता है, आप देखेंगे ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, खासकर किसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। अगला पॉइंट है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है, तो उससे चीन है और दूसरे नंबर पर अपना भारत है। कौन है, पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत दूसरे नंबर पर है। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिकतम भाग जो है 6.5% का है। और बलूचिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ 2013 में, भूकंप आया, वहाँ पे अस्थायी लघु द्वीप से जो प्रारंभ हुआ था, तो मीथेन गैस का उत्सर्जन क्या हुआ था, मीथेन गैस के उत्सर्जन से स्टार्ट हुआ था। तो ये करंट का क्वेश्चन था, हालांकि पर्यावरण से रिलेट करके यहाँ दे दिया है। अगला पॉइंट है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भू अभियंत्रण तथा पैसिफिक सागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसका लिए किसका छिड़काव किया था, तो सिल्वर लवण का। किसका, सिल्वर लवण का छिड़काव करके सब चीज़ें बनाई जाती हैं। क्लियर है। आज ये अब अगले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 8 जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित संगठन और सम्मेलन। ये संगठन और सम्मेलन वाला सारे प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएंगे और इसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो जिसमें सारे क्या कहते हैं समझौते, संगठन, सम्मेलन की डिटेल एक वीडियो हम अलग से बना देंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि सबका डिटेल। ये तो सिर्फ यहाँ पे पीवाई के जो प्रश्न पूछा उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको भी देखिए, यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पृथ्वी का वायुमंडलीय मुख्यतः तप्त होता है। पृथ्वी का वायुमंडल किससे तप्त होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ठीक है, लॉन्ग जो रेडिएशन वेव्स हैं उसके द्वारा ये तप्त होता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल को स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1988 में। कब, ध्यान दीजिएगा, 1988 में लिखा था। कभी कभी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके डेट पूछ लेते हैं, तो वो डेट भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो कैसे, हाई स्कोर के द्वारा। किसके द्वारा, हाई स्कोर के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की गई थी, तो 2011-12 में। 2011-12 से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें बात कर स्टार्ट हो गई थी। तो धारणीय विकास कब से स्टार्ट हो रहा है आपका, 2011-12 से। अगला पॉइंट है कि ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, ये सभी कारण हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, चाहे ग्रीन हाउस गैस का आप देखें बढ़ना, ओजोन परत हो, क्षरण हो, इसका प्रदूषण हो, ये सब कैसे हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। अगला देखेंगे पॉइंट, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय योजना कब प्रकाशित हुई, तो 2008 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया जाए, कई बार ये पूछा हुआ है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है, तो नाभिकीय शक्ति जो भारत का जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है, जलवायु परिवर्तन नियमावली है, उसमें 8 चीज़ों को शामिल किया गया। इसमें एक नाभिकीय शक्ति उसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला पॉइंट है औद्योगिक देशों में समूहों से क्योटो प्रोटोकॉल का स्वीकार नहीं किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया, इसने इंडस्ट्रियल एक ऐसा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया, क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया, इसने छोड़ दिया कि हम इस पर काम नहीं करेंगे। ठीक है। अगला है कि ओजोन क्षरण और नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ओजोन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो इसको देखिएगा। कह रहा है कि डॉप्सन से इकाई मापा जाता है। डॉप्सन किसकी इकाई है, तो ओजोन सांद्रता की इकाई है। ओजोन सांद्रता को किस में मापा जाता है, डॉप्सन में मापा जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कितनी बार पूछा गया, इसके साथ साथ आप जिस ईयर में एग्जाम दे रहे हो उस ईयर की थीम देख लीजिएगा। 16 सितंबर वाला बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो क्या होता है, ओजोन उसमें हमेशा रहेगा। जो धुंध बनता है, स्मॉग बनतेगा, उसमें क्या रहेगा, ओजोन आपका हमेशा रहेगा। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो डॉप्सन में, किसमें, डॉप्सन में मापी जाती है। अगला पॉइंट है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, किसके कारण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। और ये आपको देखेंगे कहाँ से, प्रशीतक के तौर पर रेफ्रिजरेटर से निकलता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पैदा करती है ओजोन। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण जो अभिक्रिया करके पैदा करती है ओजोन। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा इसको बैलेंस किया जाता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया गया ओजोन हैलों का, तो किसके द्वारा? GW केंट मूर के द्वारा। नाम थोड़ा सा इंग्लिश नाम है, ध्यान रखिएगा इसको भी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है पराबैंगनी किरणों को। ठीक है, ठीक है। तो क्या करता है ये? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन किसको अवशोषित करता है? तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। अगला पॉइंट है ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है? सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है किसको? ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, तो ब्रिटिश टीम ने इसको पता लगाया था। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है। ठीक है, आधुनिक रेफ्रिजरेटर से, किससे? आधुनिक रेफ्रिजरेटर से चीज़ नहीं होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मेथिल क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ये विलायक के रूप में प्रयुक्त जो है ये क्या करता है? उसके लिए उत्तरदायी नहीं है ओजोन परत की क्षीणता के लिए। ओजोन सीमा से जो सूर्य विकिरण अवशोषण करता है वह सीमा है, तो 240 से 280 नैनोमीटर की ये सीमा है। इसके बीच में क्या करता है? ओजोन सूर्य विकिरण को अवशोषित करता है। अगला पॉइंट है कि ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान कितना होता है? तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य जो इनका अधिकतम मान होता है। तो ये कंप्लीट क्लियर हो गया आपका किससे? ओजोन से रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं किससे? वन्य जीव एवं इसका संरक्षण और इसके कंजर्वेशन वाले पॉइंट्स पे चैप्टर नंबर 10 में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वन्य जीव संरक्षण और इसके बाकी सारे जो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब डिस्कस करेंगे। पहला ही पॉइंट पूछ रखा है यहाँ पे कि वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वृद्धि किस में दर्ज की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जब तक अगला रिपोर्ट नहीं आता है ये प्रश्न आपसे रिपीट करके पूछा जाएगा कि वन संरक्षण रिपोर्ट 21 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई थी? तो आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर इसमें तो स्क्वायर किलोमीटर इसमें वृद्धि देखी गई थी। क्लियर है? अगला पॉइंट है कि वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी डेल्टा पर स्थित है, तो कोरिंगा इंपॉर्टेंट है। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये देखेंगे गोदावरी नदी क्षेत्र पे स्थित है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है वो रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में स्थित है। पॉइंट है कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? जो भारत के किसी राज्य में स्थित है, कहाँ पर? तो पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य। संयुक्त राष्ट्र मिशन द्वारा जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक क्या था? तो वैल्यूइंग वाटर। क्या था? वैल्यूइंग वाटर के बारे में यहाँ पे बताया गया था। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई, तो 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी में की गई थी। अगला पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा इसको। हांगुल हिरण पाया जाता है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हांगुल हिरण स्पेशली फेमस है कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, तो मरुद्दिम जानवर। ठीक है, मरुद्दिम जो वहाँ पे पाए जाते हैं कहाँ पे? रेगिस्तान में। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिकी विविधता जो है रख रखाव किया जाता है किस तरीके से? इन सीटू संरक्षण द्वारा। एक संरक्षण इन सीटू होता है, एक सीटू होता है। इन सीटू जहाँ पे खुद का वहाँ पर जो उनका प्राकृतिक आवास है वहाँ पर, और एक सीटू दूसरी जगह पर लाके इन लोगों को किया जाता है। अगला पॉइंट कि वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो कृषि विकास है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? वनों का ह्रास हो रहा है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में। इस तरह के जितने भी अधिनियम हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, चाहे टाइगर रिजर्व परियोजनाएं, उन सबकी एक PDF बनाकर हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया अलग से। जो शॉर्ट नोट्स रैपिड फायर चल रहा है बूस्टर सीरीज, उसमें आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने सारे डेट आपको एक साथ बताए हुए हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम कब? 1980। ठीक है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनोपरोपण से। ठीक है, मृदा क्षरण को कैसे रोक सकते हैं? ज़्यादा वन लगाकर रोक सकते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो वनों का काटना कैसे प्राकृतिक संतुलन में मदद करेगा? इसी की वजह से तो सारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है इस टाइम। अगला पॉइंट देखेंगे, सिंपल सा डेटा देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। और भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में ये स्थित है। वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। देखिए ये इंपॉर्टेंट डेट है, तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अल्टरनेट करके पूछा जाता है। संरक्षित जो कच्छ वनस्पति क्षेत्र है कहाँ पर है? तो गोवा में। ठीक है। उसके बाद से एक पॉइंट है कि नेपाल और भारत वन्य जीव संरक्षण प्रयासों से सेव नामक एक संगठन प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? गिद्धों का संरक्षण करना। ठीक है, गिद्धों का संरक्षण के लिए सेव नामक
ठीक है, एक क्या चलाया गया है, एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है तो वालपराई नगर, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। सामाजिक वानिकी ही ये है जहाँ पे आपको देखें यूपी स्पेशल में भी हम आपको बता रहे थे कि जब 19 आप देखेंगे 8-9 करीब में जब इसको सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था तो वहाँ पे लाया गया था यूकेलिप्टस का पौधा। किसका? यूकेलिप्टस का पौधा। वो यहाँ पे पर्यावरण के लिए आतंकवादी सिद्ध हुआ। इतना ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है पर्यावरण को, तो अब उसको हटाना मुश्किल होता जा रहा है। अगला है कि ड्रग जो गिद्धों को समष्टि ह्रास के लिए आप देखेंगे उत्तरदायी है तो डिक्लोफिनोन सोडियम, ठीक है, क्या है जो गिद्धों को विलुप्तिकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ये डिक्लोफिनोन सोडियम। विश्व के वन्य जीव जो भारत में पाए जाते हैं तो 5% हैं ऐसे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, भारत में आपके पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि वह राज्य जहाँ की जनजातियाँ महिलाओं ने पेड़ काटने वाले के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो नॉर्वे। नॉर्वे विश्व का प्रथम देश है जिसने क्या किया, वनों की कटाई पर रोक लगा दी है। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई थी तो 1973 में। फिर से मैं कह रहा हूँ इन तारों की जितनी भी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट है, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के अपनी तैयारी को एकदम से मजबूत कर सकते हैं। बहुत बेहतर स्थिति में हो जाएगी आपकी तैयारी, खासकर इसके यूपीपीसीएस आर प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको टू द पॉइंट एग्जाम से ओरिएंट जो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कराई जा रही हैं। इस तरह के भी डेट जितने हैं 1973 से लेकर हाथी परियोजना है ना, गेंडा परियोजना, सारे के सारे डेट आपको हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। बाघ परियोजना 1973 इंपॉर्टेंट है। अगला है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त पक्षी है की प्रजाति है, आजकल भारत में पाया जाता है कहाँ पे? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में ये पाया जाता है। क्लियर है? यहाँ से देखेंगे जो 11 नंबर का चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट अब यहाँ शुरू हो रहा है, अभ्यारण्य और जैव मंडल। ये सबसे बड़ा इन्वायरमेंट का चैप्टर है और इसी में सारे आपको देखेंगे जो पार्क वगैरह मिल जाएंगे, पार्क हो गया है ना, बाकी जो भी सेंचुरीज वगैरह हो गई, ये सब आपको रिजर्व वगैरह सब इससे मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। पहला पूछा गया यहाँ पे कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों स्थित है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। इसमें देखिए कौन कौन से प्रश्न आएंगे, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व है ना, पक्षी अभ्यारण्य, ये सब सारी चीज़ में आ जाएंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है सोन चिड़ैया, कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में इसको स्थापित किया गया है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, ये यहाँ पे कृत्रिम जो है तौर पे बनाया गया है। अगला पॉइंट है साथियों कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में, ठीक है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में कौन सा पार्क है? तो कालेसर नेशनल पार्क है। कितनी बार ये जो है मैच द फॉलोइंग में करके पूछा है, ऑप्शन दिया रहता है कि कालेसर नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, तो सीधे सीधे आप हरियाणा बता सकते हैं कि कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में। अगला पॉइंट है कि जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये शॉर्ट नोट जब हम करा रहे थे आपको, तो इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस शॉर्ट नोट के बूस्टर सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें कवर अप है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए तो दिया हुआ एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य और एक तरफ राज्य दिया हुआ, ठीक है, सुमेलित करना है, ये ऑलरेडी सुमेलित है। नोकरेक कहाँ मिलेगा आपको? मेघालय में मिलेगा। मानस कहाँ है? तो असम में। अगस्त्यमलाई नाम से लग रहा साउथ होगा तो केरल, ठीक है, और देबांग अरुणाचल प्रदेश। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है चूँकि PYQ में पूछे गए हैं, तो फर्दर जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो कोई एक दो लेके यहाँ से ऑप्शंस क्या कर सकता है, क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो चारों के चारों आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। नौकरेक मेघालय, मानस असम, जो ममलाई है केरल, हॉलसियर देबांग जो है अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से जब PYQ को अच्छे से आप तैयार करेंगे, यकीन मानिए आपको 15 से 20 क्वेश्चन का एज मिलेगा जो आपके प्लस पॉइंट होगा और आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर होगा। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से? हंगुल के लिए है और एक कश्मीर स्टैग, ठीक है, हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए फेमस है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दाचिंगम कहाँ पर है? तो ये कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा ये वाला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। क्या है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पे है? तो ये बाघों के लिए है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट हिमालयन स्थित है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका फिर से हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है साथियों कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, ठीक है, जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। अगला पॉइंट है हमारे पास कि बखीरा पक्षी विहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे बखीरा वाला, जो हाल फिलहाल में अभी इसको आदत भूमि के साइड में जोड़ा गया था तो चर्चा में था ये, ठीक है। संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है बखीरा पक्षी बिहार। अगला है पॉइंट पूछ रहा है कि भारत में स्थापित
कह रहा है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका उत्तराखंड में, कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट आपका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जिम कॉर्बेट हो गया, यूनेस्को जैव मंडल निश्चय की सूची में नहीं है, तो जो कच्छ का रण है ये उसमें सूची में नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी जीव मंडल। ये जितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत में 6-7 जो साइट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट विश्व धरोहर स्थल जो नेचुरल रूप से हैं, वो सारे के सारे आपको शॉर्ट नोट्स में हमने कवर करा दिए, तो वहाँ से आप देख के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वाई फोकस कर रहे हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं खासकर प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपीपीसीएस हो, आर हो, उसके लिए सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स नो डाउट हेल्प करेंगी, इतने से आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, आप कंप्लीट कर लीजिए, चाहे टेस्ट सीरीज हो या फिर ये दोनों मिलाकर अगर आप कर लेते हैं तो प्रीलिम्स आपके नहीं रुकेंगे। और साथ में बता दें करंट अफेयर जितना पढ़ाया गया उतना अगर आप कर लेते हैं, खासकर चैनल पर जितना पढ़ाया गया, एग्जाम्स के बाद आपको फिर से हम इसे दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से किस लेक्चर से आए हुए हैं। नो डाउट जितना नोट्स है उतना तैयार करते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए, यही आपको आगे लेट दिलाएगा। अगला पॉइंट है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था वह कौन सा है, तो कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये उस समय करंट अफेयर क्वेश्चन रहा होगा तो पूछ लिया गया। जुलाई 2016 से यूनेस्को भारत विश्व धरोहर स्थल में सूचित किए गए 35 थे उस टाइम, और वर्तमान में कितने हो गए, 42। वर्तमान में कितने हो गए, 42 हो गए हैं, और उस टाइम कितने थे, तो उस टाइम अगर हम देखेंगे तो कितने थे, आपके 42 थे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो जैव मंडल है कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए मन्नार की खाड़ी वाला, वहाँ पर आपको देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जैव मंडल है, एक तो सबसे बड़ा भी है और वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है मन्नार की खाड़ी वाले में। अगला पॉइंट है भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है शीत मरुस्थल। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क मिला के सब कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ पे, समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है स्थित है कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी में। नोकरेक आरक्षित जैव मंडल स्थित है कहाँ पे, मेघालय में। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया, अभी नोकरेक वाला हम आपको बता रहे थे, यहीं पे आपको बताया था। देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या किया, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन उठाया है नोकरेक वाला, और आपको फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका 2018। ठीक है, मेंस में, और फिर यहाँ पे अभी आ गए हम लोग कहाँ पे, नोकरेक वाला थे, नोकरेक मेघालय। आपको देखिए 16 का ये क्वेश्चन, ठीक है, 2016 का। तो इसी तरीके से आगे पीछे करके क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछता है, बहुत ज़्यादा इसमें इधर उधर नहीं करता, पॉइंट्स वही हैं, आपको बस अच्छे से तैयार होने चाहिए। अगर तैयार हैं, गलत नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, तो नो डाउट आपके प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएंगे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कितनी बार पूछा हुआ है, छत्तीसगढ़ का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ। अभी यहाँ पे समुद्री करके पूछा था, कहाँ गया, ये ऊपर जस्ट ऊपर ही देखिए कच्छ की खाड़ी में। उसके बाद कर दिया अलग से थोड़ा सा नाम इसका करके पूछ लिया। अगला है इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखिएगा, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है कहाँ पर, सुल्तानगंज में। कहाँ पर, सुल्तानगंज में ये स्थित है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। हाल ही में अगर बात करें टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, उसमें करंट अफेयर का था, तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क उस टाइम करंट अफेयर का था। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि राजा जी टाइगर पार्क को जो है अब क्या घोषित कर दिया गया है, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत का वो अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर, असम का। कहाँ पे, असम का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको हाथियों की संख्या देखने को मिलेगी। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो विश्व धरोहर स्थल है, और कहाँ पर है ये, तो उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जंगल महल कहलाने वाला एक क्षेत्र है जो कहाँ स्थित है, तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में स्थित है। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, तो केरल में। ठीक है, ये सब जो अलग अलग नाम के डिफरेंट लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा अलग नाम है तो उसको पहले तैयार कर लीजिएगा। ये सारे नाम जो भूलने वाले रहता है वो पहले पूछता, खासकर रिपीटेशन उन्हीं का होता है, इसका ध्यान रखिएगा, केरल में। अगला पॉइंट है हमारे पास कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जो है स्थित है कहाँ पर, तो राजस्थान में। ठीक है, सरिस्का कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे कि अति विवादित बबली प्रोजेक्ट, ठीक है, किससे संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है बबली प्रोजेक्ट। मिजोरम में स्थित कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो दम्फा। ठीक है, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका देखेंगे तो मिजोरम में स्थित है।
अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो बाघ का सबसे बड़ा नागार्जुन करके नाम है इसका, ठीक है। तो वो वाला क्या है, बाघ का सबसे बड़ा आपका आवास है, प्राकृतिक तौर पर आप देखेंगे सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में मिलेगा। 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, तो पेंच कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे डार्क नाइटर रिजर्व बनाया गया पेंच मध्य प्रदेश वाले पार्क में, तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रानी झांसी जो है समुद्र पार्क स्थित कहाँ पर है, तो 1996 में इसकी स्थापना होती है और है अंडमान निकोबार में। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। इसकी स्थापना कब होती है, ध्यान दीजिएगा। 2 है, एक समुद्री राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, गुजरात के कच्छ वाला था, दूसरा ये नाम से रानी झांसी। तो 1996 में इसकी स्थापना होती है और ये स्थित कहाँ है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार में ये स्थित है, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सम्मिलित करना है, एक तरफ दिया राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य और एक तरफ देश दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर मैच है, ठीक। पहला देखेंगे बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज अफगानिस्तान, ये सब उस समय करंट अफेयर में जो रहा था उस तत्काल प्रभाव में वो सब चीज़ें यहाँ पे पूछी गई। इस तरह के जब भी अगर आ रहे हैं अगर पेपर में, तो जानिए कि कहीं न कहीं अगल बगल चर्चा में थे, जिस वजह से इनको इस तरह से मिलान करने को आ रहा है। अच्छे फोकसोंडू राष्ट्रीय पार्क आपका नेपाल का। उसके बाद से है अगला देखेंगे कि नगरीय राष्ट्रीय पार्क, कौन सा, नगरीय राष्ट्रीय पार्क आपका चीन का। और इसके बाद से बता दें कौन से क्लास है आपका, बमडेलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का, भूटान का। ये चारों नेशनल है, किस ईयर का ये पूछा हुआ है, देखेंगे तो 2013 का, ठीक है। SI एग्ज़ाम में, फूड SI एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। तो इसमें क्या है कि जितना PYQ कर रहे हैं इस वाले सेशन में, खासकर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में चाहे PCS का एग्ज़ाम हो, ठीक है, PCS एग्ज़ाम हो, RO एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो, चाहे टेक्निकल एग्ज़ाम हो, जो भी उत्तर प्रदेश, उसमें जितना आपका PYQ है सारा का सारा इसमें कंप्लीट है। तो इस वजह से आपके लिए खासकर जो उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। अगला है फिर से सम्मिलित करने वाला जैव मंडल भंडार और स्थिति, तो नोकरेक फिर से देखिए असम, ये मेघालय वाला फिर से आ गया, मानस आपका आ गया असम, ठीक, दिबांग अरुणाचल प्रदेश और अगस्ता मलाई फिर से केरल। तो क्या है, ये किसी और एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, फिर उसे उठाकर दूसरे एग्ज़ाम में कट पेस्ट कर दिया। तो ये लोग ये पेपर जब बन रहा है तो बहुत हद तक क्या हो रहा है, एक दूसरे पेपर को देख के उसमें जो क्वेश्चन बने रहे हैं उसी को थोड़ा सा इधर उधर करके लोग पूछ ले रहे हैं। अगला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो केरल में, ठीक है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये स्थित आप देखेंगे केरल में। अगला पॉइंट है कि भारत के जैव मंडल में गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, ठीक है, तो कौन सा है, तो नोकरेक जो आप देखेंगे, मेघालय भी हम लोग बात करते हैं मेघालय का, तो गारो खासी जयंती पहाड़ी कहाँ पर, ये नोकरेक वाला रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, और राज्य, इन दोनों को मैच करना है। फिर से आप देखेंगे यहाँ पर सुमिलित है। नामदफा देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर आपको हो जाएगा कर्नाटक, पेरियार फिर से केरल। अब देखिए यहाँ अगर ऊपर वाले क्वेश्चन आपके ये होते, अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयार आता आपका पिछला जो भी एग्जाम में पूछा पेरियार, तो आपको यहाँ मिलान वाले में आपको थोड़ा सा आसानी जरूर होता कि एक ऑप्शन आपको अच्छे से आ रहा है केरल वाला। लामजाओ आपका हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको इसी पे मिल जाएगा, फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकटंग झील में, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए किस तरीके से घूम फिर के पूछ रहा है। बांदीपुर कर्नाटक, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पेरियार केरल, लामजाओ मणिपुर। अब अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका था लोअर PCS 2015 का, अब यहाँ पे लोअर PCS 2002। अब ये क्या है, PY फिर इसी क्वेश्चन बनाया था, अगले में क्या कर रहा है मैच करने के लिए, फिर वही बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर आ गया कर्नाटक वाला, अभी ऊपर ही था ना कर्नाटक बांदीपुर, उसके बाद से रोहिल्ला गुजरात, हिमाचल प्रदेश और गिर जो है गुजरात वाला। तो इस तरह के से पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जब भी PY के प्रश्न आपको अच्छे से तैयार रहेंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन तो आप हमेशा लीड में रहेंगे, वो चीज़ आपको गलत नहीं होने से। कभी आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत नया है, लेकिन पीछे जाकर अगर आप देखेंगे 10 साल 15 साल पीछे का जो पेपर में या फिर 8 साल पेपर पीछे जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये पेपर तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, रोहिला हिमाचल प्रदेश और गिर गुजरात, ठीक है, गिर से गुजरात याद रखिएगा, आपको भूलेगा नहीं। फिर आ गया राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और राज्य दाचिंगम, अभी हमने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, दाचिंगम जम्मू एंड कश्मीर, पापीकोड़ा आंध्र प्रदेश और सरिस्का राजस्थान ऊपर ही आया था अभी, वहाँ बांदीपुर फिर से इसमें आ गया कर्नाटक। यानी एक ऑप्शन आपको मिल जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं आपका एक अगर पूरा क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं करके उसमें आपका अच्छे तरीके से सही कर ले जाएंगे। अगला है कि राष्ट्रीय पार्क और फिर से राज्य, दाचिंगम जम्मू एंड कश्मीर, फिर आ गया पापीकोंड आंध्र प्रदेश, सरिस्का आपका राजस्थान और बांदीपुर कर्नाटक। आई क्या किया क्या है कि दोनों एग्जाम्स हम देखेंगे, ये देखिए
UPPCS प्री 2015 में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था। और एक और एग्ज़ाम हुआ था UPPSC फूड सैनिटरी इंस्पेक्टर वाला 2013 का। तो क्या हुआ, या तो 2013 से आप देखेंगे सीधे से 2015 वाला में क्या क्या सेम एज इट इज, दोनों क्वेश्चन आपको वहीं से कट पेस्ट करके मिल गया है। इसीलिए जो जिस राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका अदर भी एग्ज़ाम जो उस लेवल के हैं, यानी वही आयोग अगर कराता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम लोग आ गए हैं, एक छोटा सा चैप्टर है, देखेंगे इसको, ऊर्जा संसाधन, ठीक है, एनर्जी सोर्सेज के बारे में छोटा सा चैप्टर है, कुछ 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, तो सूर्य है, ठीक है। क्या है, सूर्य जानते हैं कि आप एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जीवाश्म ईंधनों के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है, तो सौर ऊर्जा। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है, तो सौर सेल द्वारा, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। और अगला पॉइंट है कि भारत ने अपना प्रथम अणुयुक्त शक्ति का जो परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। कब, 18 मई 1974 का पोखरण वाला, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान, ठीक है, संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रलेखन तथा आगामी 50 वर्षों के नियमन हेतु जो एक विकास परियोजना लाई गई, इसको कहा जाता है ग्रीन इंडिया 2047। क्या कहा जाता है, ग्रीन इंडिया 2047 इसको कहा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारे पास समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो आयोडीन है, ठीक है। समुद्री खरपतवार का जो महत्वपूर्ण स्रोत है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन हो जाएगा। फलीदार पौधों में आप देखेंगे पेट्रो और पादप हैं, क्या है, करेज, ठीक है, करेज करके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन बस नहीं लग रहा, क्वेश्चन इसमें है थोड़ा सा। बायोडीजल पौधा है, किस चीज़ का बायोडीजल है, तो रत्न ज्योत का पौधा है, किसका, रत्न ज्योत का। शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है कौन, बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र आपको क्या कर सकता है, शक्ति और खाद क्या, और दोनों दे सकता है। देश का प्रथम जो है पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन घोषित हुआ था, तो आपका सिक्किम घोषित हुआ था। सिक्किम आप अगर देखें सिम भारत का अगर मैप है तो यहाँ वाला जो रीजन है इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला रीजन आपका सिक्किम, छोटा सा जो राजन्य का चिकन नेक पे आपको पड़ेगा सिक्किम। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छता ईंधन क्या है, स्वच्छतम प्राकृतिक गैस सबसे शुद्ध रूप से स्वच्छ होता है। और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के पास जो है मिनिमम पर्यावरण प्रदूषण प्रदर्शित करने की क्षमता है, और इसलिए क्या होता है, इसी पे आजकल बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से। अगला देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। और इसके लिए हम आपको एक अलग से, ठीक है, अलग से एक वीडियो में, डिटेल वीडियो में, ठीक है, बना देंगे, जिसमें आपको जितने भी पर्यावरण संरक्षण संबंधित कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या सम्मेलन है, ठीक है, वो सब सारी चीज़ों को आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद से बहुत जल्द वीडियो हम उसके लिए अपलोड कर देंगे। पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है, तो पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है किसकी वजह से नहीं होगा, तो सहज रहन जो उसका प्रतिरूप है उसकी वजह से सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। अगला पॉइंट है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। कार्बन क्रेडिट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो कार्बन क्रेडिट की बात की गई, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था, ठीक है, ये जो गैस उत्सर्जन था उसको कम करने की यहाँ पे बात की गई थी। क्लियर है, एवं धीरे से हो Still do about one number, I just have like 3 man. And like one right out. No, it's please. No.
look up to read the US audio is going to send to them. Because it might be it's citizens and that's the thing was send hot dogs on him. Well, but some to start in the talking about really good feeling like and you know this should be hard to call it and do everything else of ability. Had this in the experience. Including it in case what this is the bullet that and what is it getting body I think it would do it. Why happen here? You need to have somebody that's in you need to sing. The roof and नेक्स्ट है कि नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि पर्यावरण से जो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था तो 1986 में। फिर से एक बार बता दें कि सारे नोट्स जो पर्यावरण संरक्षण से अधिनियम जैसे जल प्रदूषण का हो गया, वायु प्रदूषण का हो गया, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, सारे डेट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे एक नोट्स बना के आपको दे दिया गया है, वहाँ से आप उसको पर्टिकुलर रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ क्या है, आपको एक मिल रहा है, बाकी अभी फिर धीरे धीरे कर आएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको एक जगह इकट्ठा करके दे दी गई ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से वही सूची सुमेलित करने को दिया है, पारित वर्ष दिया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 याद कर लिए यहीं से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। वायु प्रदूषण जो है 1981 और जल प्रदूषण 1974। ठीक है, ऊपर का दो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 80 और 86 वाला। एक वन संरक्षण है, एक पर्यावरण संरक्षण है। तो 1980 और 1986 वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा इन दोनों को तो कभी मत भूलिएगा, बाकी थोड़ा सा इधर उधर तो काम चल जाएगा आपका। अगला इंपॉर्टेंट है, कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने के लिए घोषणा की थी। तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। ठीक है, डॉल्फिन डे कब मनाया जाएगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, फिर से देखिए 1986। फिर से क्वेश्चन, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा जो है 21 संबंधित है सतत विकास से। किससे? सतत विकास से संबंधित है। अगला देखेंगे, भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था तो 1985 में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित, मंत्रालय की बात कर रहा है। और फिर वही अधिनियम पारित हुआ 1986 में पर्यावरण का। चिपको आंदोलन संबंधित है तो पादप संरक्षण से एक बात दिखेगा फिर से यहाँ पे, ये जितने महत्वपूर्ण आंदोलन है, ठीक है, महत्वपूर्ण आंदोलन है पर्यावरण के, उस पर एक अलग वीडियो बना के हमने अपडेट कर दिया है। ये देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको जेन्युइनली जो तैयारी हो रही ना वो आपको मिलेगी, कोई इधर उधर कंटेंट नहीं, कंटेंट वही आपको दिया जा रहा है जो आपके प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जितने सारे आंदोलन हैं, खासकर पर्यावरण से, चिपको आंदोलन हो गया, अपिको आंदोलन हो गया, नौदान्य आंदोलन हो गया, इस तरह के जितने पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है सभी आपको एक जगह करके एक छोटे से वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है विथ PDF। अगर फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने खुद को उतने जिम्मेदार नहीं हैं जो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर रहे हैं। बाकी किताब पढ़ने जाइएगा तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो एक शॉर्ट मिल रहा है कम समय में करके अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखेंगे, आपका कौन सा था, चिपको आंदोलन हो गया, हाँ ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो शोध संस्थान है नीरी, कहाँ स्थित है, नागपुर में। इसको मैं कैसे याद रखता था, कई बार भूल जाता था, पर्यावरण का है और नागपुर में, तो नीरी को याद रखता था नागपुर से, नीरी नागपुर में, इस तरीके से मैं याद रखता हूँ, कई बार ये भूल जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ है, नागपुर में। प्राकृतिक संसाधनों के आप देखेंगे उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है, अस्थायी विकास इसके बारे में बताया गया है। अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है कहाँ पर, तो नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में, ये आपको जो है यूपी स्पेशल में देखने को मिलेगा। फिर जो चीज़ें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो देखेंगे
लखनऊ में। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई। अब देखिएगा थोड़ा सा ट्रेंड बदला हुआ है, ज़्यादातर डेट न पूछ के सप्ताह पूछा जा रहा है। जैसे वन महोत्सव सप्ताह हो गया, पोषण सप्ताह हो गया, है ना, सौर ऊर्जा सप्ताह हो गया, इस तरह के डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है। तो सप्ताह भी अगर ध्यान रखिएगा, जैसे 1 जुलाई से 7 जुलाई उत्तर प्रदेश में वन सप्ताह मनाया जाता है। अब हम लोग आ गए हैं अगला जल संरक्षण पे। ये 14 नंबर चैप्टर, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन। देखेंगे इसमें आर्द्रभूमि दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, ठीक है। तो टम्बाओ कहाँ है? सिक्किम में। ओराडी जो आर्द्रभूमि है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अंसुपा जो है उड़ीसा में है। और यारलपट कहाँ है? मणिपुर में। ये जो इस तरह की आर्द्रभूमियाँ होती हैं, ये जो है करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं, जो करंट अफेयर में चर्चा में रहती हैं, वो पूछी जाती हैं। अभी इस बार भी बहुत सारी आर्द्रभूमियाँ भारत में के नॉमिनेट हुई हैं, ठीक है। लगभग इनकी संख्या आप देखेंगे 80+ पहुँच गई है। तो वो सारे आपको करंट अफेयर में अपडेट कर दिए जाएंगे। यहाँ जो PYQ में पूछा हुआ उसको एक बार देख लीजिए। सौज झील आपका मैनपुरी, ठीक है। शेखा झील फलीगढ़। बखीरा झील संत कबीर नगर, बताया ना, संत कबीर नगर वाला बखीरा झील आपको जो ऊपर क्वेश्चन आया था बखीरा झील का, तभी बताया था कि आर्द्रभूमि में सम्मिलित है। सई झील इटावा, ठीक है। तो ये सब कहाँ को होगा? यहाँ को होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, इसमें है पराबैंगनी जो विकिरण है, पराबैंगनी विकिरण जो अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ आती है? समताप मंडल में आपको मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पार्क किन झील में अवस्थित है? लोकटक झील में। अभी हमने आपको ऊपर जब लोकटक आया था तो वहाँ बताया था मणिपुर, ठीक है, कि लोकटक झील आपका मणिपुर उसमें फ्लोटिंग पार्क जो है स्थित है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक। तो इसी ध्यान रखिए, एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे तो अच्छे तरीके से याद भी रहेगा। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें कितनी अधिकतम जा सकती हैं? 200 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। और जैविक मरुस्थल कहते हैं तो किसको? दामोदर नदी को क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्लियर है? देखिएगा कि विद जो मिसलेनियस है, यानी अब यहाँ तक हमने पर्यावरण का आपका जितने सारे चैप्टर थे जहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे PYQ में, सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है मिसलेनियस है, इसमें जो भी पर्यावरण से इधर उधर के जो फैक्ट हैं ये सब इसमें कवर करेंगे और इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा इन्वायरमेंट, पर्यावरण का पूरे PYQ आपको एक साथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका मिसलेनियस का। कह रहा है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय का एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जिस तरीके से नीति आयोग के होते हैं उसी तरीके से इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इको मार्क क्या है? तो इको मार्क आप देखेंगे इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो कंटेंट है उसके लिए ये दिया जाता है इको मार्क। और फ्लाई एश प्रदूषण होता है, ठीक है, इससे उत्पन्न होता है फ्लाई एश प्रदूषण। तो आप देखेंगे ताप विद्युत संयंत्र से क्या होता है? फ्लाई एश प्रदूषण होता है। वह स्तनधारी जो अंडे देता है, तो यहाँ पे इसका नाम है इकीडना, ठीक है, इकीडना नाम याद रखेंगे। वह उत्पाद जिसको इको मार्क दिया जाता है तो जो पर्यावरण से मित्रवत हो, ठीक है, पर्यावरण से मित्रवत हो। 1991 में ये BIS मार्क के द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट वाला जो है उसके द्वारा ये इको मार्क 1991 में दिया जाता है। इको मार्क जो पर्यावरण मित्रवत हो उसके लिए ये चीज़ दिया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, डेज दिया हुआ है, सुमेलित करना है, ठीक है, और घटना दिया हुआ, मतलब इंपॉर्टेंट डेज हैं, खासकर पर्यावरण के चारों डेट हैं तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस। अभी इसमें 2-3 डेज और हैं, जैसे पृथ्वी दिवस, ठीक है, 22 अप्रैल, और 22 मार्च जल दिवस, तो ये दोनों याद रखिएगा, पर्यावरण से भी रिलेटेड है। 5 जून का एक नोट कीजिए, 5 जून पर्यावरण दिवस का नोट कीजिए। उसके 22 मई हो गया जैव विविधता वाला। 3 मार्च बताए थे वन्य जीव दिवस, 3 मार्च बताए थे वन्य जीव दिवस। ये सब सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कीजिएगा, खासकर ये और जितना भी हमने बोल दिया उन सबको आप नोट कर दीजिएगा एक जगह। अगला पॉइंट है कि कुछ कार्यक्रम दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है। तो वन महोत्सव 1950, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से स्टार्ट होता है, मगरमच्छ परियोजना जो है प्रजनन वाला 1975, और हाथी परियोजना 1992। अब इसमें से कहें जो कई बार पूछता है बार बार, तो टाइगर वाला और हाथी वाला, ठीक है, टाइगर और हाथी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1973 वाला और 1992 वाला, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला है नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस संदर्भ में सही कथन है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, करंट से रिलेटेड था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है मैंग्रोव स्थल दिया हुआ है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। तो करिंगा जो है आंध्र प्रदेश,
वेम्बानंद आप देखेंगे केरल, पुलकिट तमिलनाडु और विक्रोली महाराष्ट्र। ठीक है, पुलकिट कहाँ है? तमिलनाडु। पुलकिट तो है ये बाउंड्री पर है, वैसे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और उसके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में भी दे दिया अगर आंसर यही, तो इस हिसाब से आयोग ने माना होगा, उस हिसाब से यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वही नागपुर में, निरीवाला। वह तंत्र जिससे पर्यावरण, जैविक और जैविक कारक अंतर संबंध होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा। अगला है हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोफोनिक्स आप देख लीजिए, मृदा रहित पादप संवर्धन, यानी बिना मिट्टी के जो इस तरीके से होते हैं पौधे, उनका पादप संवर्धन किया है, तो हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट डेट देखिए, विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया था? 2 फरवरी। ठीक है, रामसर साइट कन्वेंशन वाला है ये, 2 फरवरी को याद रखिएगा। और जितने भी आपको डेज बताए हैं पर्यावरण के, इनके जो थीम हैं, ठीक है, करंट से आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो डेट और थीम दोनों एक साथ बनेंगे, तो वहाँ पे फिर रहेगा कि डेट आपको आ रहा है, उस वर्ष की थीम नहीं आ रही, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगला है जल लवणता को कौन सा प्रदर्शित करता है? जल लवणता प्रवणता को हेलोक्लाइन, ठीक है, हेलोक्लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है, तो साफिर सिम्पसन मापन, ठीक है, ये हरिकेन जो साइक्लोन आता है उसके लिए बताया जा रहा है। अगला पॉइंट है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्मजीवी है, कौन है? तो साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं कहाँ पे? बहुत कम ताप पर ऐसे पौधे उगते हैं, जिनको कहा जाता है ये। अगला पॉइंट देखेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण को घटना, ये तीनों आवश्यक हैं किसके लिए? सतत विकास के लिए। एसडीजी जो लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य बताए थे, याद है ना आप लोग? अगर याद नहीं है तो रिवाइज कर लीजिएगा। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता जो प्रभावी 1994 से, मार्च 1994 से, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में है, तो इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा डेट। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं उसको, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि रक्त हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, अम्ल वृष्टि का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। 2016 में घोषित जो संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? करंट का था उस समय 112 है, वर्तमान छोड़ दीजिए, क्योंकि वर्तमान में जब आप देखेंगे करंट से अपडेट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 2012 में जनवरी माह में मौसमी कारक उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना, तो लानीना। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या है 20, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फिर से रिपीट करेगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? तो 20। इसको अलग अलग उत्तर प्रदेश का भी ध्यान रखिए जाए, उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश और उसका इकोलॉजिकल और इस तरीके का क्या कहते हैं, कृषि जलवायु, तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। एक 9 और एक 20 होता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। यूपी स्पेशल में आपको बहुत अच्छे से कराया है। यूपी स्पेशल अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो फटाफट से जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, देखिए कंप्लीट यूपी स्पेशल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है। उतना कर लेंगे तो आपका यूपी स्पेशल का कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, आपका गलत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वह जनजाति जो घास के मैदानों में रहती है वो मसाई है, ठीक है, मसाई जनजाति कहाँ रहती है? घास के मैदानों वाले प्रदेश में रहती है। दी लोनली प्लैनेट ग्रुप के सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव गंतव्य पुरस्कार 2016 में दिया गया, तो मध्य प्रदेश पर्यटन को दिया गया। करंट का क्वेश्चन है, अफगानिस्तान भारत का जो मैत्री बांध है जिसका उद्घाटन 2016 में हुआ, अफगानिस्तान में स्थित है, तो हेरात प्रांत में। कहाँ पे? हेरात प्रांत में। करंट से रिलेटेड ये भी है। अभी विश्व वन्य जीव दिवस हमने आपको ऊपर बताया था कि इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए क्वेश्चन आ ही गया है ये, ठीक है, 3 मार्च वाला। अभी ऊपर जब डेज बता रहे थे उसमें हमने बताया था आपको 3 मार्च। अगला इंपॉर्टेंट है सही सुमेलन पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो गौरी देवी संबंधित चिपको आंदोलन से पारिस्थितिकी शब्द ट्रांसलेट के द्वारा दिया गया। ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अभी हमने बताया जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट करके एक क्वेश्चन इन 5-6 दिवस में से रहेगा, विद थीम के साथ रह सकता है, बिना थीम के भी रह सकता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कुछ पर्यावरणीय समझौते और विषय वस्तु देखेंगे। कार्टेजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन आप देखेंगे जैव प्रदूषण से संबंधित। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित, और क्योटो प्रोटोकॉल बताएं हरितगृह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ये चारों को चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विथ इसके डेट इस बार रिवाइज कर लीजिएगा।
वीडियोज़ में अगर आप अलग से देखना चाहें तो अलग से आके देख लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के जितने भी हैं इनकी क्या क्या उस समय रहा था डेट और ये किस किस थीम पर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 फिर से आ गया, प्रोजेक्ट टाइगर आ गया 73 वाला, प्रोजेक्ट हाथी आ गया 92 वाला, जैव विविधता अधिनियम 2002 वाला। हमने कहा ना क्वेश्चन रिपीट करता है, तो फिर इसी तरीके से आगे भी इसी क्वेश्चन आएंगे। PCS प्रीलिम्स 2019 का ये क्वेश्चन है। अगला और लास्ट इसका देखेंगे, जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण निरोध और नियंत्रण एवं निर्धनता की कमी आवश्यक है किसके लिए? संतुलित विकास के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया क्या? पूरा इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के पूरे PYQ जो है वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपके कवर हो गए हैं। क्लियर है? महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पर्यावरण जब भी आप पढ़ते हैं तो इसमें देंगे पर्यावरणीय आंदोलन। यहाँ से आपको एक प्रश्न मैं श्योर हूँ कि इस बार आपको मिलेगा यहाँ से, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है, जैसे साइलेंट वैली हो गया, नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन, ठीक है, नौधान्य आंदोलन, अपिको आंदोलन, इस तरह के सारे आंदोलन हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग आज कंप्लीट करेंगे इस छोटे से टॉपिक को। जो पर्यावरण अभी सीरीज चल रही थी वो सीरीज भी PYQ की सीरीज आ जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको कंप्लीट, और इसके साथ साथ बता दें अभी एक दो टॉपिक और हैं जिसको हम सोच रहे हैं बनाने के लिए, वहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। आप बताइए कमेंट करके कोई वीडियो चाहिए कि नहीं। जैसे पर्यावरण से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं, समितियां हैं, उनकी रिपोर्ट क्या क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड टॉपिक, और एक पर्यावरण से समझौते, जो पर्यावरणीय समझौते हैं, जैसे कि गाली समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता है ना, पेरिस समझौता, इस तरह के जो पर्यावरण से रिलेटेड समझौते हैं और एक समितियाँ हैं, इन दोनों पे वीडियो को लिए सोचा जा रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या इस पर वीडियो बनाना चाहिए, आप लोग के लिए हेल्पफुल है कि नहीं ये वीडियो। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। इसमें देखेंगे पहला है हमारे पास चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन, जैसे कि आप जानते हैं चिपको आंदोलन से रिलेटेड देखिए 2-3 तरीके से प्रश्न बनते हैं। पहले वो आपको हम समझा देता हूँ। पर्यावरण से इस तरह प्रश्न बनते हैं, तो एक तो बनता है फॉर्मेट में मिलान करने के लिए, एक तरफ आंदोलन दे देगा और एक तरफ उसके डेट दे देगा। ठीक, एक तरफ डेट दे देगा, दूसरी चीज़ या तो आंदोलन या तो फिर उससे रिलेटेड किसने उसको शुरू किया था। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे ताकि एक भी प्रश्न हमारे यहाँ से गलत ना होने पाए। चलिए, तो चिपको आंदोलन क्या है? ये आंदोलन देखेंगे, इसके जो प्रणेता थे यानी स्टार्ट किए थे श्री चंडी प्रसाद भट्ट। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट ने स्टार्ट किया था। आंदोलन की शुरुआत 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चगोली जिला के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। इसमें आंदोलनकर्ता जो थे वो क्या किए थे, पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचाते थे। ठीक है, पेड़ों से चिपक कर क्या करते थे, उन्हें काटने से बचाते थे। और इसमें अगर हम बात करें, एक नाम आता है श्री सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट के प्रमुख थे। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ चिपको आंदोलन से 2 पॉइंट 3 पॉइंट अच्छे समझिएगा। पहली चीज़ कि अगर चिपको आंदोलन के प्रणेता के तौर पे पूछ रहा है, यानी प्रणेता यानी स्टार्ट कौन किया था, तो चंडी प्रसाद भट्ट है। ठीक है, उसमें नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का, जो है इनके साथ मिलकर इन्होंने प्रमुख सहयोगी थे। नाम इनका बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कहीं अगर बात करेंगे क्वेश्चन चिपको आंदोलन की, तो आप पहले लगाएंगे इसको चंडी प्रसाद भट्ट, अगर दिया रहेगा ऑप्शन में तो इनको लगाएंगे। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो आप देखेंगे चगोली जिला है। ठीक है, उत्तराखंड, जो वर्तमान उत्तराखंड में, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और 1973 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक, तो वो चिपको आंदोलन में पॉइंट, और एक पॉइंट और है जो हमें ध्यान रखनी है। यहाँ देखिएगा, जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, बाकी आपका इसी तरीके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जो है टेरी बांध आंदोलन के जनक कहते हैं। यहाँ पे इनका नाम याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो टेरी बांध जो आंदोलन है उसके ये जनक के रूप में जान जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला हमारे पास है साइलेंट वैली आंदोलन। कौन सा आंदोलन? साइलेंट वैली आंदोलन। ये क्या है साइलेंट वैली? तो ये देखेंगे, इस आंदोलन की शुरुआत जो है साथियों 1973 में जो है केरल के खुंती पुंज नदी पर बनाए जा रहे कुंदर जो मुख्य जल विद्युत परियोजना उसके विरोध में चल रहा था। तो साइलेंट वैली जो है आपका रिलेटेड कहाँ से है, केरल से रिलेटेड हो जाएगा। 1973 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और ये बेसिकली किस तरीके से इस आंदोलन का रूप क्या था कि एक बांध बनाया जा रहा था। ठीक है, कुंती पुंज नदी थी, उस पर एक बांध बनाया जा रहा था। ठीक, उसी पे जल विद्युत परियोजना जो थी उसको, उसी के विरोध में वहाँ पे जैव विविधता थी जो वहाँ के, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इस तरह के चीज़ों को रोकने के लिए वहाँ पे आंदोलन चलाया गया था। हालांकि बाद में इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया था, और कालांतर में 1985 के आसपास इस घाटी को साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, जो अब देखेंगे केरल में स्थित है। ठीक है, केरल में स्थित है। तो साइलेंट वैली पार्क का जो आप नाम सुनते हैं कई बार, ये क्या कहते हैं,
पूछा जाता है साइलेंट वैली पार्क का मिलान करने के लिए भी कि साइलेंट वैली पार्क कहाँ स्थित है, तो आप जो साइलेंट वैली पार्क इस समय देख रहे हैं राष्ट्रीय पार्क, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो इसी साइलेंट घाटी आंदोलन से हुई थी। तो 2 पॉइंट इसमें क्या याद रखना, 1973 में, और ये केरल का है, और कुंती कुश नदी पर ये बांध को लेके ये वहाँ पे किया गया था, और बाद में इसे क्या कर दिया गया था, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया था। तो आई होप तो कि साइलेंट वैली आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, क्या है जंगल बचाओ आंदोलन? जंगल बचाओ आंदोलन क्या है, इसमें देखेंगे इस जंगल बचाओ आंदोलन को ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की संज्ञा दी जाती है। यानी जंगल बचाओ आंदोलन देखेंगे आप 1980 में स्टार्ट हुआ, जो वर्तमान के झारखंड, ठीक है, यानी उस समय की बात है जब, तो बिहार और उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था। यानी जिस समय की शुरुआत हुआ था जंगल बचाओ आंदोलन, उस समय वो बिहार और उड़ीसा था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है, ये झारखंड में है। ठीक है, तो याद रखेंगे जंगल बचाओ आंदोलन, इसका एक अलग नाम दिया था कि अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में स्टार्ट किया गया था, और कहाँ पर, अभी झारखंड में है, और उस टाइम पे कहाँ पे था, बिहार और उड़ीसा में था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जब प्राकृतिक साल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर कीमती सागवान वृक्षों को रोपण की योजना बनाई गई, तो सिंह भूमि क्षेत्र के आदिवासी आंदोलित हुए थे और जंगल बचाओ आंदोलन के में अपना आक्रोश व्यक्त किए थे। तो अभी जो झारखंड वहाँ पे कौन से रीजन के, सिंह भूमि के। ठीक है, सिंह भूमि में ये क्या हुआ था, वहाँ पे वृक्षों को काट कर दूसरा वृक्ष लगाया जा रहा था, तो सिलसिले में जंगल बचाओ आंदोलन 1980 याद रखेंगे। 2-3 पॉइंट क्या है कि जंगल बचाओ आंदोलन, बार बार से मैं एक ही पॉइंट कई बार बोल देता हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, इसी रिवाइज हो जाए और सेट भी हो जाए कि जंगल बचाओ आंदोलन 1980, ठीक है, 1980 सिंह भूमि क्षेत्र झारखंड। अगला हमारे पास आंदोलन है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट आंदोलन है, ध्यान दीजिएगा। ये पूछा जा सकता है नवधान्य आंदोलन। ठीक है, नवधान्य आंदोलन ये क्या है, नवधान्य आंदोलन हम देखेंगे इस आंदोलन को 1982 में वंदना शिवा द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, और नवधान्य के वसुधैव कुटुंबकम अर्थात किसी के गणतंत्र पर आधारित आंदोलन उद्देश्य जैविक खेती से रिलेटेड था, और उसमें आप देखेंगे कि इसके माध्यम से जैव विविधता और उसकी विरासत को संरक्षित करना था। क्या करना था, जैव विविधता और उसको संरक्षित करना था। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा। नवधान्य आंदोलन 1982 याद रखिएगा, और किसके द्वारा शुरू किया गया था, वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था। बस ये 2 पॉइंट अगर याद रखते हैं तो यहाँ से काम आपका चल जाएगा। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपिक्को आंदोलन। ठीक है, अपिक्को आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। ठीक है, अपिक्को आंदोलन कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है कि अपिक्को आंदोलन, ठीक है, इसका क्या है, ये चिपको आंदोलन की तरह ही है, लेकिन अंतर इतना था कि चिपको आंदोलन जो है आपका उत्तर भारत में था और अपिक्को आंदोलन दक्षिण भारत में केंद्रित था। तो सिंपल सा आपसे क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि अगर आपसे पूछे कि अपिक्को आंदोलन जो है चिपको आंदोलन की तरह कौन सा एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो अपिक्को आंदोलन, और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, दक्षिण भारत में। जिस तरीके से चिपको आंदोलन आप देखते हैं कि उत्तर भारत में है, तो ये कहाँ पर है, दक्षिण भारत में है। ये भी क्या है, पर्यावरण संबंधी जागरूकता के लिए आंदोलन हुआ था, जो 1983 ईस्वी में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था। इसके जो प्रणेता थे श्री पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पिक्को आंदोलन से फिर वही चीज़ हमें 2-3 चीज़ याद रखनी है। क्या क्या, तो पहला चीज़ कि इसका डेट, ठीक है, 1983 ध्यान रखेंगे। पिक्को आंदोलन 1983 शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप इसको इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, या फर्दर हम आपको शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। बट यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि आपको जब एक टॉपिक वाइज करा रहे हैं तो डिटेल्स में करा दे थोड़ा, ताकि चीज़ें आपको पूरा एक होता है ना क्लियर रहे कि क्या क्या इसमें बातें हुई थी, क्या आंदोलन था। अगर अदरवाइज अभी सिर्फ इसको अभी आपको डेट बता देते या फिर कौन शुरू किया तो आपको बहुत शॉर्ट हो जाता। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहे। फर्दर इसका शॉर्ट नोट्स जो है रिवीजन के लिए हम आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जो साथी नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे नोट्स PDF मिल जाते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग कि अपिक्को आंदोलन कितना था, 1983, और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ आपको देते हैं, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक याद रखिएगा, उत्तर कन्नड़ क्षेत्र। इसके जो प्रणेता थे उनका बारे में हम बात करते थे, श्री पांडुरंग हेगड़े थे। ठीक, और ये ठीक उसी तरीके से था जिस तरीके से चिपको आंदोलन स्टार्ट था। इन लोगों का एक अपना आंदोलन का एक नारा था कि उलिशु बेलेशु मत्तु बलिशु। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ, इस तरीके के इस आंदोलन का नारा था। और इसने भी वहाँ के जो लोकल लेवल पे आप देखेंगे जैविक विविधता थी, सांस्कृतिक थी, उन सबको एक अच्छे तरीके से संभाल के रखा। अगला पॉइंट हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी कितनी बार पूछा गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत में आप देखेंगे मेधा पाटेकर का नाम आता है सन 1979 में। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय बांध परियोजना में
इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये क्या था, मेधा पाटकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था और उसमें कौन कौन से अन्य लोग थे, जो अरुंधति राय, ठीक है, बाबा आमटे, इन लोगों का नाम याद रखिएगा जिनकी इसमें एक भूमिका थी, ठीक है। वर्तमान में यह आंदोलन क्या हुआ है, मंद पड़ चुका है। इस आंदोलन का बहुत ज़्यादा इस समय चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ से क्या प्रश्न वही बनेंगे आपसे कि ये आंदोलन क्या था, कि जो है ये एक नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध बनाई जा रही थी, उस बांध को लेकर अपोज करने के ये लोग स्टार्ट किए थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, ठीक है, 1989 से, ये ध्यान रखिएगा। अगला आंदोलन है हमारे पास, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, छोटा सा एक आंदोलन है, इसको देखेंगे। मैती आंदोलन क्या है, ये मैती आंदोलन, ठीक है, मैती आंदोलन क्या है, तो देखेंगे मैती आंदोलन के बारे में साथियों कि ये जो है 1994 में कल्याण सिंह रावत, ठीक है, कल्याण सिंह रावत उत्तराखंड के निर्वनीकृत पहाड़ों को पुनः हरा भरा करने के लिए मैती आंदोलन चलाया था। तो ये मैती आंदोलन क्या था कि कल्याण सिंह रावत ने इसको स्टार्ट किया था। मैती आंदोलन ये है क्या, ये आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित थी, खासकर उत्तराखंड स्पेशल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, उत्तराखंड पीसीएस वगैरह में या वहाँ के लोकल एग्जाम में। ये था कि यहाँ पे इस पूरे उसको हम बता दे रहे हैं आपको शॉर्ट में, कि यहाँ पे ये था कि एक तरीके से ये स्टार्ट किया गया कि मैती भाषा का अर्थ यहाँ पे माँ से लिया जा रहा था, और यहाँ पे इस आंदोलन में जो है कुंवारी कन्याओं द्वारा पौधों का रोपण तैयार करके उनको विवाह के, जब विवाह होता था तो उस टाइम उसको रोपण किया जाता था। यानी एक तरीके से आप देखेंगे पर्यावरण को लेके और वृक्षारोपण को लेके ये प्रोत्साहित करने वाला आंदोलन था। तो मैती आंदोलन सीधा से याद रखेंगे कब कल्याण सिंह रावत के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था, और मेनली ये महिलाओं पर आधारित है, ये पॉइंट इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंस है पश्चिमी घाट आंदोलन, ठीक है। पश्चिमी घाट आंदोलन क्या है, पश्चिमी घाट आंदोलन देखेंगे आप, तो पश्चिमी घाट आंदोलन देखेंगे ये स्टार्ट हुआ था पश्चिमी घाट को बचाने के लिए, महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है ये। इस आंदोलन ने जंगल बचाओ मानव बचाओ का नारा बुलंद किया था, और इसका जो मुख्य केंद्र था पश्चिमी घाट था। पश्चिमी घाट के अगर आप जानते हैं, ज्योग्राफी में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो गुजरात वाले रीजन से अगर आप देखेंगे, ये वाला रीजन आपका गुजरात से स्टार्ट होते महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटक और केरल तक यहाँ पे पतले स्ट्रिप जो है बहुत ही हाई रिच आपका है, मतलब जैव विविधता में तो बहुत अधिक, ठीक है, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पश्चिमी घाट की। तो वहाँ पे इस चीज़ को किया गया था। बाद में इससे रिलेटेड 2 कमेटी भी बनी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी के इसमें जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कुछ स्तरीय कमेटी का गठन हुआ था 2013 में। उसने अपनी रिपोर्ट दी, और फिर यहाँ पर उसने इस जो पूरा भाग है पश्चिमी भाग, उसके 90% भाग को लगभग उसने पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये कमेटी याद रखेंगे, पश्चिमी घाट से रिलेटेड एक कमेटी जब बनी थी, ठीक है, तो उसमें किसकी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये नाम याद रखेंगे। जितना बता रहे हैं कि जैसे जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उतना अगर ध्यान रखेंगे तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। मतलब प्रीलिम्स अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इसी के इर्द गिर्द बनेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ अगर आप थोड़ा सा और डिटेल देख लेते तो आपके लिए और बेहतर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, वही गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाला भी रीजन राज्य में विस्तारित है, यानी ये इतने राज्यों में विस्तारित है। पश्चिमी घाट अथवा इसी को जो पश्चिमी घाट इसको क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुडी इसी में स्थित है। अनाईमुडी आप देखेंगे दक्षिण भारत की तो सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज्योग्राफी में हालांकि पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पर अगर पॉइंट दे दिया, मेंशन कर दिया, तो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट इसका नाम सह्याद्री भी, और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाईमुडी आपका हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पे एक आज का हमें लग रहा है ये लास्ट है, एक आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। बिश्नोई आंदोलन क्या था, ये 15वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था संत जम्बो जी के द्वारा, ठीक है, जम्बो जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ये राजस्थान में स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। वहाँ पे जो राजस्थान में एक गाँव था खिजड़ी गाँव, वहाँ की अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित इसी तरीके से विश्व को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। आप सोच सकते हैं साथियों कि आज के पर्यावरण को जिस तरीके से ये आधुनिक मानव नुकसान पहुंचा रहा है, उस समय में आज से लगभग 15वीं शताब्दी में आप देखेंगे ये अमृता देवी कितना बड़ा बलिदान इन्होंने दिया है कि अपनी 3 बेटियों के साथ लगभग इसी पेड़ों को काटने को रोकने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। उसी के साथ देखते देखते लगभग इतने 100 लोग अपने लगभग 363 लोगों ने बलिदान दिए। तो अभी एक डेटा है, पता नहीं वास्तविकता में आप देखें तो कितने लोगों ने अपने इस चीज़ को जानों को दिया होगा, जिसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, बट ये कितने बड़े पर्यावरण प्रेमी रहे होंगे लोग। ये हुआ था कब कि जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने पेड़ों को काटने का एक निर्देश दिया था। बाद में उन्होंने क्या किया था, अपने निर्देश को वापस ले लिया था। लेकिन ये याद रखिएगा बिश्नोई आंदोलन किस तरीके से एक पर्यावरण का जीता जागता एग्जाम्पल है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, संत जम्बो जी द्वारा राजस्थान में स्टार्ट हुआ था बिश्नोई आंदोलन, ठीक है।
और इसमें ये नाम भी अमृता देवी जी का नाम याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ तक तो जो सारे महत्वपूर्ण आंदोलन थे हमने करा दिए। कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन उसका राकेश तभी सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नारियल के वृक्ष को जो है कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और बांस जो है ये एक प्रकार का घास है। ठीक है, बांस को किसी कैटेगरी में रखा जाता है? बांस को ना वृक्ष और ना झाड़ी की कैटेगरी में रखा था, किसके वृक्ष कैटेगरी में रखा था? घास की कैटेगरी में रखा जाता है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो फूल है वो रिफ्लेशिया है। कौन सा है? रिफ्लेशिया है। और सबसे छोटा अगर पुष्प देखें तो वोल्फिया है। कौन सा है? वोल्फिया है। 2 नाम याद रखिएगा, सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया और सबसे छोटा वोल्फिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। सर्वाधिक विशाल वृक्ष जो है सिक्वोया का होता है, यानी सबसे विशाल वृक्ष आप देखेंगे तो किसका होता है? सिक्वोया का होता है। और ये मिलता कहाँ पर है? तो आप देखेंगे यूएसए में ये पाया जाता है। उसके बाद 1-2 पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आपको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। सेलिक्स की लकड़ी का बना क्रिकेट बैट सर्वोत्तम होता है, किसकी लकड़ी? सेलिक्स की। और हाकी जो है वो शाहतूत की लकड़ी से बनाई जाती है, किसकी? शाहतूत की लकड़ी से बनाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट है कि लेंटाना क्या याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर रहा है इस टाइम। इसको लाया गया था सजावटी फूल के तौर पे। ठीक है, किसके तौर पे लाया था? सजावटी फूल के तौर पे लाया था, लेकिन अभी जंगलों को बर्बाद कर रहा है। क्या है इसका नाम? याद रखिएगा, लेंटाना। ठीक, अगला इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट है कि जलकुंभी, इसको भी सजावटी फूलों के तौर पे लाया गया था, पौधे के रूप पे लाया गया था। और इसे वर्तमान में बंगाल का आतंक कहा जा रहा है कि किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है, सारी चीज़ों को डिस्टर्ब किए हुए है। चंदन एक अपूर्ण जड़ परजीवी है, और जबकि अमरबेल एक पूर्ण तना वाला परजीवी है। ये 2 नाम याद रखिए, चंदन और अमरबेल। उसके बाद से 2 पॉइंट, ये लास्ट के पॉइंट। एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण पोपलें गुलाबी होती हैं। जो पोपलें होते हैं वो क्या होती हैं? एंथोसाइनिन के कारण गुलाबी होती है। और फूलों का विविध रंग जो है क्रोमोप्लास्ट के उसके निशानियों पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया साथियों आज के कंप्लीट हमारा ये। बस 1-2 क्वेश्चन उसको देखिए जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा है ना, वी वेंकटेश्वर लुलु, राजेंद्र सिंह या सलीम अली? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका, आप देखेंगे ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह। ठीक है, यहाँ पे इनको जल पुरुष के नाम से जाना था, राजेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वही जी प्रणेता का नाम पूछा है, तो मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा है ना, एम.एस. स्वामीनाथन या चंडी प्रसाद भट्ट। तो यहाँ पे देखिए नाम सुंदरलाल बहुगुणा का दिया है, ज़्यादा फेमस नाम इन्हीं का, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, चंडी प्रसाद भट्ट। मैं बार बार आपसे कहता प्रणेता जब पूछे तो चंडी प्रसाद भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है 2 क्वेश्चन? चलिए एक और जैसे मैच द फॉलोइंग करके पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। सूची दिया हुआ कैसे, अभी हमने क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया था, एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वेश्चन को बता दे रहे हैं ताकि आपको फिक्सेट हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, एक तरफ तो सूची दे दिया, दूसरी सूची ग्रीन बेल्ट आंदोलन, टिकाऊ विकास। अब क्या है कि यहाँ पे अगर हमने आंदोलन आपको पढ़ाया तो आंदोलन से आपको 2 पॉइंट मिले ना, अगर 2 पॉइंट आपका क्लियर है तो देखिए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। अपिको आंदोलन आप देखेंगे, अपिको आंदोलन क्या होगा? पांडुरंगा, और चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट। तो यानी ए का चौथा और बी का तीसरा अगर आप देखें, और ये 2 पॉइंट सपोज कीजिए आपको नहीं आ रहा है, फिर भी अगर हम ऑप्शन में जाके देखें कि ए का चौथा और बी का तीसरा, तो ए का चौथा आप देखेंगे मिलते और बी का तीसरा मिलता है, आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बाकी का सी का आपका देखें ग्रीन बेल्ट आंदोलन जो होगा आपका क्या हो जाएगा? वंगारी मथाई, और टिकाऊ विकास जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका एजेंडा वाला में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन से आपको चीज़ें तैयार होती हैं वो चीज़ें भी आपको हेल्प करती हैं। अगर 2 आपको नहीं भी तैयार होता, सीधे आपको एक पता रहता है जैसे अपिको आंदोलन, तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, बाकी ये 2 कहाँ पे आप ग्रीन बेल्ट जो वंगाई मथाई और टिकाऊ आंदोलन एजेंडा 21। तो इस तरीके से आप कोई टॉपिक पढ़िए, थोड़ा सा डिटेल टॉपिक हमने डिस्कस कर दिया, निजी संरक्षण, पक्षी विहार, वन योजनाएँ करा दी, और इससे रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे के सारे आपको कंप्लीट करा दिया है। क्लियर है? आप यहाँ से चैनल के माध्यम से देखें, सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि आपको दृष्टि की टॉप जो टेस्ट सीरीज है वो कराई जा रही है, यहाँ से आप कीजिए, नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे पर्यावरण को लेके इसी तरीके से हर एक सेगमेंट का आपको मिल जाएगा। ये पर्यावरण है, साइंस का मिल जाएगा, बाकी सबका मिल जाएगा। जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं जो हमने टॉपिक बताया वो सारा टॉपिक्स आपको करा रखा है। एक बार आप चैनल को विजिट कीजिए, जाइए देखिए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ देखिए साइंस का पूरा PYQ का एनालिसिस करा रखा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे आपके प्रीलिम्स के मार्क्स में। उत्तर प्रदेश विशेष की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट आपको देख रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपको चीज़ें ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए ये बताई जाती हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको उतना ही चीज़ बताई थी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और हमने आपके लिए यहाँ पे इतना किया है।
तो ये इसलिए है कि ये आपको हेल्प करे कहीं ना कहीं। आप एक बार चैनल जाइए, ऐसे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए पीसीएस की टेस्ट सीरीज, आर में टेस्ट सीरीज, ये दोनों टेस्ट सीरीज मैं तो कहूँगा इस दोनों को देखिए। ये टेस्ट सीरीज लगभग एक ही है, ठीक। करंट अफेयर के लिए पूरा मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर का आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंथली सारा करंट अफेयर है, इसको पढ़िए और हैंड रिटन नोट्स आप PDF है टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बूस्टर सीरीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप कीजिए और इसका नोट्स या तो प्रिंट ले लीजिए या कुछ भी कीजिए, बट इसको कीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतना सब अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए, आप अपना नोट्स पढ़ते रहिए, अपना जो पढ़ रहे पढ़िए, लेकिन एक बार इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा और ये टॉपिक आपसे छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक। उसके साथ साथ सीसेट के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, वीडियोज़ आ गई है और उसमें इंपॉर्टेंट मैंने सीसेट के लिए क्या एम्फेसाइज किया था आपका, हिंदी को लेकर, ठीक है। हिंदी को क्यों कहा, हिंदी पर अगर आपका फोकस रहेगा तो 20 क्वेश्चन आपके आराम से हैं वहाँ से, 15+ अगर आप वहाँ से कर लेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको और करने रहेंगे, जहाँ से आप इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, वो सब करके, है ना, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत रीजनिंग करके आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये हिंदी इसलिए मैं कह रहा था कि हिंदी आपको जानते हैं कि अभी आने वाले कुछ ही दिनों में ROR का पेपर होगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से रिवाइज़ करना है, क्योंकि जब तक आपका एक प्रॉपर रोड मैप नहीं रहेगा तो चीज़ें आपको इधर उधर डाइवर्ट करेंगी, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट रहिए, टू द पॉइंट रहिए, कि जो आपका ये टॉपिक्स है उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। आपके खुद के अगर शॉर्ट नोट्स है तो उससे पढ़िए, और ये पिछले वर्ष के तथ्य जो वगैरह हैं ये आप टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे वो बूस्टर सीरीज में आपको सारी चीज़ें वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या चीज़ बताया पहले कि पॉइंट को आपको पॉइंट बना के कट करके रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करते समय आपको लिख के रिवाइज़ करना है, ठीक है। और सारे जो इंपॉर्टेंट्स PYQs हैं उसका आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो कंप्लीट इतनी सारी चीज़ें कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ बताऊँ चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, जहाँ से अभी आप हैं ये वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ से UP प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे UP के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका, जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है। कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवरअप है। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एंशिएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। तो उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है। बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और सीसेट पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।